नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या दुनिया एक परमाणु युद्ध के खतरे की तरफ बढ़ रही है? क्या दुनिया परमाणु युद्ध से पूरी तरह से तबाह और नेस्ता नाबूद होने के खतरे की तरफ बढ़ रही है? जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने लगातार दूसरी बार ईरान के परमाणु सेंटर को निशाना बनाया, उसके बाद ईरान ने भी इजराइल के परमाणु सेंटर को निशाना बनाते हुए जोरदार हमला किया। पूरे के पूरे इजराइल में घबराहट का माहौल है, खौफ का माहौल है और ईरान इजराइल और अमेरिका पर हावी होता हुआ नजर आया और इतना ज्यादा हावी हो गया कि अमेरिका ने खुलकर अब चेतावनी दे दी है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और ईरान के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। लेकिन क्या ईरान चुप बैठ गया? क्या ईरान आने वाले दिनों में अब मिसाइलों से हमला नहीं करेगा? ऐसा नहीं, बल्कि ईरान ने जो लड़ाई तेल और गैस से शुरू हुई थी, जो लड़ाई परमाणु सेंटर पर निशाना बनाने तक पहुंच गई थी, उस लड़ाई को अब पानी के मैदान तक पहुंचा दिया है। यानी तेल और गैस से शुरू हुई लड़ाई में अब पानी एक महत्वपूर्ण मुद्दा, मसला बनने जा रहा है। और वैसे भी एक जमाने में किसी ने कहा था कि इस दुनिया में जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा, वो पानी के मसले पर होगा। तो ईरान अब तेल और गैस के बाद पानी को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है। ईरान ने सीधे सीधे कहा कि अगर उसके ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाएगा, उसकी जरूरतों को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर वो अरब देशों में, खाड़ी देशों में, मुस्लिम देशों में पीने के पानी के जितने भी प्लांट लगे हुए हैं, उन सभी प्लांटों को तहस नहस कर देगा। यानी अमेरिका के दोस्तों को प्यासा मारने का एक बड़ा ऐलान ईरान ने कर दिया है। और हम और आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान ईरान ने जितने भी ऐलान किए, उन तमाम ऐलान को उसने पूरा किया है। जो भी चेतावनी ईरान ने दी है, उस चेतावनी को सच करके दिखाया है। तो इस 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद क्या होगा? ईरान सरेंडर करेगा या अरब देशों को, खाड़ी देशों को प्यासा मारने के लिए इस लड़ाई में अब पीने के पानी के प्लांट को निशाना बनाएगा, या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अब सरेंडर करते हुए नजर आएंगे? ये बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बात पूरी समझनी हो तो इस स्टोरी को अंत तक देखिएगा। और जब मैं अरब देशों के और जब मैं खाड़ी देशों के प्यासे मरने की बात, या ईरान द्वारा इन देशों में रहने वाले लोगों को प्यासा मारने की जो चेतावनी दी जा रही है, जब मैं इस बात का जिक्र करता हूं, तो भूलिएगा मत कि इन खाड़ी देशों में 1 करोड़ के लगभग भारतीय रहते हैं, जो वहां मेहनत करते हैं दिन रात, सातों दिन 24 घंटे, और उस मेहनत की कमाई का पैसा वो भारत में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को भेजते हैं, जिससे इस देश में एक बड़ा आर्थिक सहारा मिलता है इस देश के लाखों परिवारों को, करोड़ों लोगों को। ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये बात जब मैं कह रहा हूं, तो ये लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ती हुई जा रही है, वो मोटे तौर पर मैं आपके सामने रख देता हूं। तेल गैस की लड़ाई कैसे पानी पे आ गई है, ये आपके लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए थोड़ा सा तथ्यों को मैं आपके सामने रख देता हूं। ईरान की मिलिट्री हेडक्वार्टर ने चेतावनी दी है कि अगर उसके एनर्जी यानी ऊर्जा के ढांचे पर हमला हुआ, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खाड़ी इलाकों में सभी एनर्जी, आईटी और डीसैलिनेशन, जी हां, डीसैलिनेशन, समुद्री पानी से पीने का पानी बनाने वाली जो फैसिलिटी है, जो प्लांट है, उनको निशाना बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है डीसैलिनेशन। खाड़ी के देशों को ज्यादातर पीने का पानी डीसैलिनेशन प्लांट से मिलता है, और रिपोर्ट्स बताती है कि भाई सऊदी अरब के जुबैल प्लांट पर हमला होने से रियाद के 85 लाख लोगों को एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर, महज 7 दिनों के अंदर शहर छोड़ना पड़ सकता है, 85 लाख लोगों को। और ये सिर्फ एक शहर का किस्सा है। और ट्रंप ने क्या किया वो भी बता देता हूं। ईरान को 48 घंटे का समय दिया है कि होर्मुज जल डबरू मध्य मार्ग को खोल दे, वरना वह ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करना शुरू कर देगा। और इसके जवाब में ईरान ने यह धमकी दी है। ईरान को जरूरत बिजली की, पावर की, ऊर्जा की है, लेकिन खाड़ी देशों को सबसे ज्यादा जरूरत आज की तारीख में पीने के पानी की है। और अमेरिका की गलतियों का खामियाजा क्या अब ये खाड़ी देश के लोग भुगतेंगे? क्या ये अरब देशों के लोग भुगतेंगे? क्या ये मुस्लिम देशों के लोग भुगतेंगे? और इस समस्या को कैसे समझना है वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अल्टीमेटम और चेतावनी,
क्या फर्क पड़ेगा? समुद्र के पानी से नमक और खनिज निकालकर उसे पीने लायक पानी बनाने के प्रोसेस को डीसैलिनेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये डीसैलिनेशन प्लांट जो है वो खाड़ी देशों के लिए लाइफलाइन है। आंकड़ा भी आपको बता देता हूं, कुवैत में 90% पीने का पानी, कतर में 99%, कुवैत में 90% और कतर में 99%, बहरीन में 90%, सऊदी अरब में 70%, यूएई में 42%, यानी कुल मिलाकर खाड़ी देशों का 90% पानी समुद्र तट पर बने 56 बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, जिसको निशाना बनाने की धमकी ईरान ने दे दी है। और अगर इसको निशाना बनाया जाएगा तो इन खाड़ी देशों में रहने वाले करोड़ों लोग, जिनमें 1 करोड़ के लगभग भारतीय हैं, उनकी क्या हालत हो जाएगी, इसका अंदाजा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। ये लड़ाई किस तरफ बढ़ती जा रही है, किस तरफ कितना खतरनाक मोड़ लेती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में आप शायद फिलहाल सोच तो पा रहे होंगे, लेकिन अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे कि खाड़ी देशों में अगर पीने के पानी के प्लांट तबाह कर देगा ईरान, तो फिर क्या हालत होगी। लेकिन अमेरिका और इजराइल ये दोनों रुकने को तैयार नहीं है। 48 घंटे की धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दे चुके हैं। इजराइल पर जोरदार पलटवार ईरान ने किया है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्या सोचकर ये दोनों ही देश इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। और ये लड़ाई कैसे बढ़ती जा रही है, मोटे तौर पर कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। ये खबरें जो युद्ध के मैदान से जो खबरें आ रही हैं कि ईरान ने इजराइल पर रविवार सुबह से 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसार घायलों में बच्चे भी शामिल है। इससे पहले ईरान ने शनिवार रात भी इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर हमला किया था। और यहीं पर इजराइल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। और ईरान की ओर से ये हमले ट्रंप की धमकी के बाद बढ़ गए हैं। ट्रंप ने जब से 48 घंटे की धमकी दी है, सोशल मीडिया पर लिखते हुए जब से ट्रंप ने यह कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। और शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। और उसके बाद ईरान ने जो पीने के पानी को निशाना बनाने की जो धमकी दी है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। और क्या कुछ हो रहा है, बहरीन की रक्षा सेना ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक उसने 145 मिसाइलों और 240 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट किया है। इजराइल ने वहीं लेबनान के पुल को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। इजराइल ने यह भी कहा है कि मिसगब पर हमला रॉकेट से हुआ, न कि एंटी टैंक मिसाइल से। खाड़ी देशों और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। खाड़ी सहयोग परिषद ने ईरान के आरोपों को खारिज करते हुए कह दिया कि भैया खाड़ी देश सैन्य कार्रवाइयों में शामिल नहीं है। खाड़ी देशों के यानी गल्फ खाड़ी सहयोग परिषद जो है कि महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। लेकिन ईरान साफ साफ कह रहा है कि इन खाड़ी देशों में जो अमेरिका के ठिकाने हैं उनका इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए कर रहा है। और ये ईरान की रणनीति है। अमेरिका तक तो उसके मिसाइल नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ईरान की रणनीति है कि अमेरिका का साथ देने वाले या जिन देशों में भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उसको निशाना बनाया जाए। और उन्होंने परसों तो बाकायदा हिंद महासागर में जो अमेरिका का सैन्य बेस है वहां तक लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तक अपने मिसाइल को भेजकर अपनी ताकत का एक तरह से उन्होंने इजहार कर दिया था अमेरिका के सामने। अमेरिका भी क्या कर रहा है, इराक की राजधानी बगदाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित अमेरिकी डिप्लोमेटिक और लॉजिस्टिक सेंटर पर रात भर कई हमले किए गए। यानी अमेरिका लगातार हमला कर रहा है। वहीं हमास ने इजरायली शहर पर ईरानी हमले की तारीफ की है। और ईरान और हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में 300 लोग घायल हो गए हैं। ये तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही है। लगातार ईरान मिसाइल जो है वो लगातार वो इजराइल पर छोड़ रहा है, इजराइल को बुरी तरह से निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका इस लड़ाई के ताप को महसूस कर रहा है, सवाल यह है कि जब इजराइल इस लड़ाई के ताप को महसूस कर रहा है तो आगे बढ़कर वो इस युद्ध को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। ईरान ने साफ साफ कहा कि ईरान इस लड़ाई को रोकने को तैयार है और ब्रिक्स देशों के मुखिया होने के नाते भारत को इसमें पहल करनी चाहिए, ईरान के सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। ईरान पर अगर अमेरिका और इजराइल आगे हमला नहीं करने की गारंटी देते हैं तो ईरान इस युद्ध को रोकने पर विचार करेगा। लेकिन शांति की तरफ जाने की बजाय इस दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ ढकेलते हुए नजर आए अमेरिका और इजराइल। इजराइल ने जिस तरह से ईरान के
न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया लगातार दूसरी बार। हालांकि जब मामला बढ़ा तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि भैया हमने तो नहीं किया, अमेरिका ने किया होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन ईरान भी उसके बाद जिस तरह से हमलावर हुआ, लगातार मिसाइलें छोड़ रहा है, इजराइल के परमाणु न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बना रहा है, और अब उसके बाद इस तरह की धमकी, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि बौखलाहट के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक के कारण इस दुनिया को एक बड़े खतरे की तरफ ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये किसी को मालूम नहीं है। हालांकि सर्वे रिपोर्ट जो निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका की 90% से ज्यादा जनता डोनाल्ड ट्रंप से परेशान है और ईरान के साथ लड़ाई लड़ने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का विरोध कर रही है। अमेरिका का अपना ट्रंप का प्रशासन इस फैसले का विरोध कर रहा है। अमेरिका में इजराइल को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सनक और तानाशाही को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के लिए लॉबिंग करने वाले लोगों के प्रति भी अमेरिकी नागरिकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन बजाय इन तमाम चीजों को समझने के, अमेरिका धमकी पर धमकी, धमकी पर धमकी दिए जाता नजर आ रहा है। अब अगले 48 घंटों में क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। और मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूं दोस्तों, अगर अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया तो ईरान अपनी धमकी को सच साबित करके दिखाएगा। और अगर ईरान ने पीने के पानी बनाने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया तो पूरा का पूरा अरब जो है, पूरे के पूरे जो खाड़ी देश है, वो मुसीबत में आ जाएंगे। वहां की जनता सड़कों पर उतर जाएगी, वहां एक तरह से बगावत हो जाएगी। और अगर इस तरह के हालात बने तो इसके लिए जिम्मेदार इस दुनिया में सिर्फ दो ही व्यक्ति होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। बाकी इनका साथ देने वाले तमाम देश भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे और ईरान भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होगा, क्योंकि यह हरकत मानवता के खिलाफ होगी। लेकिन अगर आप किसी को बिल्कुल समाप्त करने पे तुल जाएंगे, किसी के अस्तित्व को नकारते हुए नजर आएंगे, किसी के देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, तो फिर वो देश पलटवार करेगा और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान मानवता को होगा। ये मत सोचिए, पहले लोग, बहुत सारे लोग कहते थे ईरान में लड़ाई हो रही है, भारत का क्या। मैंने उस समय भी कहा था कि ईरान में लड़ाई जो हो रही है उसका असर भारत पर पड़ेगा और हम पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गैस को लेकर हंगामा मचा हुआ है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की बात कही जा रही है। तो शुक्र हो कि 5 राज्यों में चुनाव है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव ना होते तो अभी पेट्रोल डीजल की कीमत 10 से 15 रुपए लीटर बढ़ा दी गई होती। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद आप तैयार रहिए, महंगाई का जोर का झटका धीरे से नहीं, जोरों से ही लगने जा रहा है। क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत महंगी होने का असर रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में वृद्धि होना है। जो भी सामान हम अपने घर में, अपने दुकानों में, मकानों में, ऑफिसों में, जहां जहां हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब की कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ेगी भी आधिकारिक तौर पर, और उसके पीछे जो लूटमार शुरू हो जाती है, जैसे गैस एजेंसियों के मालिकों ने, गैस के डीलरों ने शुरू कर दी है ये लूटमार, कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी, और इस पर सरकारी अधिकारियों का रवैया, वो कहते हैं ना कि समस्या को और ज्यादा भयावह बनाता हुआ नजर आता है। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में भारत कहां जा रहा है, यह भी सोचने वाली बात होगी। संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ देने की बजाय जिसको जहां मौका मिलता है वो लूटने लग जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस लूट को सरकार भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने संरक्षण देती हुई नजर आती है। एयर फेयर पे जो कैप लगा था वो भी सरकार ने अब हटा दिया है। यानी अब एयरलाइंस जितना मर्जी चाहे आपसे किराया वसूल सकती है। ये इस देश के सरकार की सच्चाई है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।